बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर दानियाल उमर। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। बच्चों इस चैप्टर के आगाज़ में जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम फर्स्ट टॉपिक में 5 टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। मैं चाहता तो इसकी अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन जब आप इसको इकट्ठा समझेंगे ना, इन 4 पेजेस को 49, 50, 51 एंड 52, तो फिर आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इन सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे और इसको सुनेंगे, नोट करेंगे, तो यहाँ से कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सकें। तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक को समझने से पहले हम 3 मोशंस को रिकॉल कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड रोलिंग मोशन का क्या मतलब होता है। ज़रा इस डिस्क को देखें। इस डिस्क को जब मैं घुमा रहा हूँ तो बच्चों इसकी मोशन को देखें। इसकी मोशन कहलाती है रोटेटरी मोशन। मीन जब भी कोई बॉडी अपनी आप के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो ये मोशन क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन। और जिस लाइन के गिर्द ये बॉडी घूम रहा है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब भी कोई बॉडी स्पिन करता है, जैसे आपके पास एक फुटबॉल हो, उसको उंगली के ऊपर आप घुमाएं तो ये स्पिनिंग मोशन क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन। जैसे क्लास में लगा हुआ पंखा या घर में लगा हुआ पंखा, मैं क्लास में खड़ा हूँ इसलिए मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, तो क्लास में जो पंखा घूम रहा होता है, स्पिन कर रहा है, उसकी मोशन भी क्या होती है, रोटेटरी मोशन। जैसे ये डिस्क की मोशन बच्चों क्या है, रोटेटरी मोशन। और अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन, तो इस डिस्क के ऊपर अगर मैं एक कोई पॉइंट बना दूँ आर्जी तौर पे, जैसे ये रेड कलर का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये। अब बच्चों इस रेड कलर के निशान को ज़रा देखें, तो ये रेड कलर का निशान जो है वो एक दायरवी रास्ते में घूम रहा है, लिहाजा इस रेड कलर की मोशन क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन। मीन जब भी कोई बॉडी स्पिन करता है, रोटेटरी मोशन करता है, तो उस बॉडी का हर एक पॉइंट चाहे जहाँ मर्जी हो, वो हर एक पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। ये पूरी की पूरी डिस्क क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन। और इस पूरी डिस्क के ऊपर जहां मर्जी आपको एक पॉइंट ले लें तो पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक बॉडी जब स्पिन करती है, रोटेटरी मोशन करती है, तो जिस एक्सिस के गिर्द वो घूम रही है वो एक्सिस उसी के अंदर से गुजर रहा होता है। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, अब ये रेड निशान ज़रा देखें तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के गिर्द या इस लाइन के गिर्द, लेकिन डायरेक्ट इस पॉइंट का इस लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो सर्कुलर मोशन कब होती है, जब एक पॉइंट सर्कुलर पाथ पर घूमे और जिसके गिर्द वो घूम रहा है उसके साथ उसका कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। तो ये रेड निशान की जो मोशन है बच्चों, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। और पूरी डिस्क की जो मोशन है वो क्या है, रोटेटरी मोशन। अब देखते हैं रोलिंग मोशन क्या है। अगर ये डिस्क घूमते हुए आगे मूव कर जाती है, मीन घूम भी रही है और स्ट्रेट लाइन में मोशन भी कर रही है आगे की तरफ, तो इसकी मोशन क्या कहलाएगी, रोलिंग मोशन। जैसे गाड़ी जब चल रही होती है उसका पहिया देखें, उसका पहिया घूम भी रहा होता है और घूमते घूमते आगे भी जा रहा होता है। जैसे ये बच्चों हमारे पास एक डिस्क है, कोई एक पहिया है, कोई एक टायर है, जब ये घूमते घूमते आगे जाएगा तो ये जो इसका पॉइंट ए है वो यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा, घूम के ए यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट की मोशन है बच्चों, ये क्या कहलाती है, रोलिंग मोशन। मीन ये अपने पॉइंट के गिर्द या अपने एक्सिस के गिर्द घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। मीन घूमते हुए जब कोई बॉडी आगे की तरफ मोशन करती है तो वो मोशन क्या कहलाती है, रोलिंग मोशन। अब इस टॉपिक में हमने करना क्या है, एक रोटेटरी मोशन करते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए या रोलिंग मोशन करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, स्पीड कैसे फाइंड करें, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों जैसे हमने लीनियर मोशन पढ़ी थी ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड की, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड की, चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ। अब एक घूमते हुए बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में समझनी है। तो आप बच्चों हम पहला टॉपिक समझते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बच्चों इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। अगर आप इन 9-10 पॉइंट को अच्छी तरह सुन लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सकें।
ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उस एंगल का नाम क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से किधर जाता है, पॉइंट बी पर, तो ए से बी पर जाते हुए वो इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसका नाम क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 20 डिग्री का बना तो हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 20 डिग्री का है। पहले हम क्या करते थे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसके डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते थे, लेकिन जब कोई बॉडी घूमता है तो उसके डिस्टेंस को हम एंगल में मेजर करते हैं। लेट सपोज एक बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है और पाथ की लेंथ है 3 मीटर, तो हम कहते हैं इसका जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर। एक और बॉडी इतनी लेंथ कवर करता है तो उसका डिस्टेंस भी बच्चों कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन, जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। लेकिन जब कोई बॉडी घूमता है तो कितना ज़्यादा घूम रहा है वो पता चलेगा उसके बनने वाले एंगल से। अगर यहाँ बॉडी ज़्यादा आगे जाता है, मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम कहते हैं कि बॉडी 2 ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है और बॉडी 1 ने डिस्टेंस कम कवर किया है। तो इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन कम है, इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन ज़्यादा है। लेकिन जब कोई बॉडी घूमता है तो उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एंगल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बच्चों पहले तो ये समझ लें इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में ये लिखा है, जब कोई बॉडी ए से बी पॉइंट पर जाएगा, मीन सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा, तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसका नाम क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चेक करते हैं कि एक घूमते हुए बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर की बजाय एंगल में क्यों दिया जाता है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कुलर पाथ हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, मीन इस दायरे की लेंथ देखी जाए तो कम है, इस दायरे की लेंथ ज़्यादा है। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है और वापस कहाँ पे आ जाता है, पॉइंट ए पर, मीन एक चक्कर मुकम्मल करता है, तो हम कहते हैं इसने कितने एंगल बना ली है, 360 डिग्री। इसी तरह करके यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलता है और घूमता घूमता वापस पॉइंट ए पर आ जाता है। तो जब एक दायरे का चक्कर मुकम्मल होता है तो डिग्री में बच्चों कितना एंगल बन जाता है, 360 डिग्री। अब मेरे आपसे सवाल है, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा घूमा है। तो आप कहेंगे दोनों का घुमाव एक जैसा है, क्योंकि दोनों ने एक चक्कर मुकम्मल किया है। अब डिस्टेंस किसका अलग अलग है। आप कहेंगे सर इसके सर्कल की पाथ कम है लेंथ, तो इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन घुमाव दोनों का एक जैसा है। लिहाजा जब कोई बॉडी घूमता है ना, तो कितना ज़्यादा घूमा है कितना कम घूमा है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके बनने वाले एंगल से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि एक बॉडी ने 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो 180 डिग्री का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा दायरा जितना मर्जी बड़ा है या जितना मर्जी छोटा है, इसका मतलब वो आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। मीन ए से लेकर बी तक कितना एंगल बनता है बच्चों, 180 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, और 180 डिग्री का मतलब क्या है कि वो दायरवी रास्ते पर आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। अब चाहे वो दायरा छोटा हो या दायरा बड़ा हो। तो जब हम एंगल में बात करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट की घूमने वाली मोशन को बेहतर अंदाज में हम समझ सकते हैं। इसलिए जब कोई बॉडी घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है या रोटेटरी मोशन करता है, तो कितना ज़्यादा घूमा है वो हमें पता चलता है उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। सो बच्चों आगे चलते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से शो करते हैं। बच्चों इसके 3 यूनिट होते हैं, एक को हम कहते हैं डिग्री, एक को कहते हैं रेडियन, एक को कहते हैं रेवोल्यूशन। अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो आप कहेंगे ऐसा यूनिट है रेडियन। बात करते हैं डिग्री कब बनता है। लेट्स सपोज बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है इसको मैंने 360 छोटी छोटी आर्क में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पहली आर्क, ये दूसरी आर्क, इस तरह करके ये आखिरी क्या हो जाएगी, 360वीं आर्क। आर्क बच्चों क्या होता है, दायरे की बाउंड्री की एक लेंथ। ये छोटी सी लेंथ क्या कहलाती है, आर्क। ये लेंथ भी क्या कहलाती है, आर्क। ये लेंथ भी क्या कहलाती है, आर्क। इसी तरह करके ये लेंथ भी क्या कहलाती है, आर्क। दायरे की बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, आर्क। तो मैंने क्या किया, पूरे सर्कल को 360 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया। तो हर आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो बच्चों एंगल क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। अगर हम दायरे की पाथ को 360 छोटी छोटी आर्क में डिवाइड कर दें
हर आर्क का सेंटर पर बनने वाला एंगल बच्चों क्या कहलाएगा? इसलिए जब हम पूरा एक चक्कर मुकम्मल करते हैं तो हम कहते हैं कितना एंगल बना है? 360 डिग्री। तो बच्चों अब हम बात करते हैं रेडियन। एंगल 1 रेडियन कब कहलाता है? लेट्स सपोज बच्चों यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक एक मैंने आर्क लिया है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये जो दायरा है इसका रेडियस भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अगर आर्क लेंथ दायरे के रेडियस के इक्वल हो जाए तो वो आर्क लेंथ दायरे के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी उसका नाम क्या होगा? 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, दायरा बेशक छोटा हो या बड़ा हो, ये एक दायरा मैंने बनाया है जिसकी आर्क लेंथ लेट सपोज कितनी है? 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दायरे का कितना है? वो भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आर्क जिसकी लेंथ दायरे के रेडियस के इक्वल है, ये सेंटर पर जब एंगल बनाएगी तो उसका नाम क्या कहलाया जाएगा? 1 रेडियन। तो बच्चों यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 1 रेडियन। क्यों भाई? क्योंकि आर्क लेंथ इक्वल हो चुकी है दायरे के रेडियस के। अब बच्चों आगे चलते हैं, रेवोल्यूशन। ये तीसरा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जब कोई बॉडी एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है ना किसी दायरवी सर्कल या सर्कुलर पाथ पे, मीन पॉइंट ए से चला वापस कहाँ पे आ गया? पॉइंट ए पर, तो हम कहते हैं इसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना है? 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक चक्कर। एक चक्कर मुकम्मल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? 1 रेवोल्यूशन। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ये सारा नोट कर लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो कवर करता है। उस डिस्टेंस को हम किससे शो कर लेते हैं? एस से। और सेंटर पर जो एंगल बनाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम किससे शो करेंगे? थीटा से। और उस दायरे का जो रेडियस होगा उसको हम किससे शो करते हैं? आर से। तो बच्चों ये एंगल फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो बच्चों याद रखिएगा एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये एक रेशो हो जाएगी दो चीज़ों की। एक हो जाएगी आर्क लेंथ और बच्चों दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? उस दायरे का रेडियस जिस दायरे के ऊपर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आर्क लेंथ मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये एक आर्क बन रहा है ना। आर्क बच्चों मैंने समझाया था दायरे की बाउंड्री का एक टुकड़ा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा आप अलग कर लें तो ये क्या कहलाएगा? आर्क। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनती है बच्चों? आर्क लेंथ, जिसको हम किससे शो करते हैं? एस से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस, और इस दायरे के रेडियस को हमने शो किया आर से। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला बन गया एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये क्या है बच्चों? ये है रिलेशन। देखना अगर बी ए के बहुत करीब हो जाएगा, अगर बी ए के बहुत करीब हो जाएगा, ये ए है और ये बी, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लेंथ, जिसको बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। लिहाजा बच्चों ये क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया। किस किस के दरमियान? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई आपसे पूछे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे एस क्या शो कर रहा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या शो कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अक्सर हमसे पूछा जाता है प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री या 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.074174 रेडियन। अब ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोनों वैल्यूज, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो बच्चों इन दोनों को हम प्रूव करते हैं। हम प्रूव करेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। मीन अगर आर की लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो डिग्री में यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 57.3। अब इस वैल्यू को बच्चों हमने क्या करना है? प्रूव करना है। लेट सपोज हमने अभी फार्मूला देखा S इज इक्वल टू आर थीटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है और वापस कहाँ पे आ जाता है? पॉइंट ए पर, एक चक्कर मुकम्मल हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा जब एक चक्कर मुकम्मल होता है तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो उतना ही होगा जितना दायरे की बाउंड्री होगी। जब एक बॉडी पॉइंट ए से चल के वापस कहाँ पर पहुँचेगा? पॉइंट ए पर, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है? जितनी इस दायरे की लेंथ होगी, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं? सरकमफेरेंस।
मतलब कि अगर डिस्टेंस कवर किया हुआ किसके इक्वल हो जाए, सरकमफेरेंस के। मतलब कि अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से चल के वापस ए पर आता है तो एक चक्कर मुकम्मल होगा। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, जितनी इस दायरे की बाउंड्री होगी, मीन जितना इस दायरे का सरकमफेरेंस होगा। और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आर मतलब इस दायरे का रेडियस। तो फिर देखते हैं एंगल की वैल्यू क्या आएगी। बच्चों एस की जगह हम क्या लगा देंगे, 2 पाई आर। आर वैसे रहा और थीटा वैसे रहा, सो आर से आर कैंसल। थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 2 पाई, और आंसर किस में आएगा, रेडियन में। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप ये फार्मूला लगाते हैं इसमें जो एंगल निकलता है वो हमेशा किस में निकलता है, रेडियन में। अब बच्चों थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई रेडियन। चूंकि एक चक्कर मुकम्मल हुआ है तो डिग्री में एंगल कितना बन जाएगा, 360। सो हम थीटा की जगह ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 2 पाई रेडियन। हमें चाहिए 1 रेडियन, तो 2 पाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो बच्चों ये बन जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू रेडियन। रेडियन का हो या 1 रेडियन का हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, क्योंकि 2 पाई इधर आके डिवाइड हो गया। सो बच्चों ये क्या बन गया हमारे पास, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई बच्चों 2 पाई, 2 इंटू 3.14, तो ये क्या बन जाएगा, 6.28 इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो बच्चों अगर आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अगर आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करें आंसर क्या आएगा, 57.3 डिग्री। सो बच्चों हमने प्रूव कर लिया 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 57.3 डिग्री। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है। इस सर्कल में यहाँ से लेकर यहाँ तक आर की लेंथ जो बन रही है ए से बी तक वो है समझो 2 सेंटीमीटर, और इस दायरे का रेडियस भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। बताएं यहाँ पर एंगल डिग्री में कितना बनेगा, कितना बनेगा। अगर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो यहाँ पे रेडियन में एंगल बनता है 1 रेडियन। सो डिग्री में कितना बनेगा, 57.3 डिग्री, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, 57.3 डिग्री। सो बच्चों अगर आर्क लेंथ और सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो डिग्री में एंगल कितना बनेगा, 57.3 डिग्री। तो हमने ये तो प्रूव कर लिया 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 57.3 डिग्री। अब यहीं से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ 57.3 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 से तो फिर वही आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 1 डिग्री, लिहाजा ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/57.3, और यहाँ पे क्या आ गया, रेडियन, और इक्वल आ गया 1 डिग्री। सो बच्चों कैलकुलेटर से 1 को इस वैल्यू पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.0174, और आंसर किस में चला गया, रेडियन में, क्योंकि ये रेडियन वैसे रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई 57.3, 1 डिवाइडेड बाई 57.3। सो बच्चों आंसर क्या आएगा, 0.0174 रेडियन, और इधर क्या बच गया, 1 डिग्री। सो बच्चों हमने ये भी प्रूव कर लिया कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। यहाँ हमने क्या प्रूव किया, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री। सो एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 0.0174 रेडियन। तो बच्चों अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट्स हमने पढ़े ना, रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री, इनके दरमियान रिलेशन देखते हैं। तो बच्चों जब कोई बॉडी पॉइंट ए से चल के एक दायरे का चक्कर मुकम्मल करके पॉइंट ए पर आ जाता है, मीन एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, तो हम कहते हैं कि रेवोल्यूशन में एंगल बना है 1, रेडियन में एंगल बना है 2 पाई, और डिग्री में एंगल बना है 360। मीन जब भी कोई बॉडी एक चक्कर मुकम्मल करता है घूमते हुए तो रेवोल्यूशन में कितना एंगल कहलाया जाएगा, 1, और बच्चों रेडियन में कितना कहलाया जाएगा, 2 पाई, और डिग्री में कितना कहलाया जाएगा, 360। अब बच्चों पहले हम इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। अगर कोई पूछे 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं तो आप कहेंगे 1 रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियन, खत्म। और अगर कोई आपसे पूछे 10 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं तो आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा, 10 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन। तो रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, सो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। अब हम देखते हैं एक रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होते हैं।
तो अगर आपको यहाँ पे 1 रेडियन चाहिए तो 2 पाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो ये बन जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेवोल्यूशन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन? 2 पाई। एक रेडियन में कितने रेवोल्यूशन? 1/2 पाई। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/2 पाई का मतलब होता है 6.28। 2 पाई का मतलब क्या? 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? 6.28 रेवोल्यूशन। और कैलकुलेटर से अगर आप इसको डिवाइड करें सो 1 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होते हैं? 0.159 तकरीबन 0.159 रेवोल्यूशन। तो बच्चों MCQs के लिए याद रखिएगा 1 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होते हैं? 0.159। और मैं आपसे पूछूं 10 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन है तो आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 1.59 रेवोल्यूशन। सो बच्चों अभी तक हमने किस किस के दरमियान रिलेशन देखा? रेवोल्यूशन और रेडियन। अब बच्चों हम रिलेशन देखते हैं किस में? रेवोल्यूशन और डिग्री में। सो बच्चों जब एक चक्कर मुकम्मल होता है तो रेवोल्यूशन में एंगल कहलाता है 1 और डिग्री में कहलाता है 360। सो कोई पूछे 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं तो आप कहेंगे 360। या अगर कोई आपसे पूछे 10 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं तो 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें इधर भी, तो बन जाएगा 10 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 3600 डिग्री। MCQs के लिए बता रहा हूँ कैसे हम कितने रेवोल्यूशन में कितने, अगर आपने डिग्री फाइंड कर दे तो कैसे करते हैं। कोई आपसे पूछे 5 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें ये तो पता चल गया बच्चों एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। एक डिग्री में कितने रेवोल्यूशन होते हैं अब ये चेक करते हैं। सो बच्चों अगर आप चाहते हैं 1 डिग्री फाइंड करें और उसमें देखिए कितने रेवोल्यूशन है तो क्या इसमें लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू 360 लिख सकते हैं। और ये 1 रेवोल्यूशन वैसे का वैसे। तो आप देखना चाहते हैं कि एक डिग्री में कितने रेवोल्यूशन है तो क्या करते हैं 360 को इधर 1 पे क्या करेंगे डिवाइड। सो बच्चों 1/360 तो ये क्या बन जाएगा 0.00277 रेवोल्यूशन। खत्म। कोई आपसे पूछे एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं तो आप कहेंगे एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। कोई आपसे पूछे एक डिग्री में कितने रेवोल्यूशन होते हैं 0.00277। और कोई आपसे पूछे 10 डिग्री में कितने रेवोल्यूशन होते हैं तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिग्री इज इक्वल टू ये एक डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा 0.0277 रेवोल्यूशन। सो बच्चों पहले हमने किस किस के दरमियान रिलेशन देखा? रेवोल्यूशन और रेडियन। फिर किस किस के दरमियान देखा? रेवोल्यूशन और डिग्री। अब बच्चों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं रेडियन एंड डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हम कर लेते हैं। जब एक चक्कर मुकम्मल होता है तो बच्चों रेडियन में कितना एंगल बनता है 2 पाई और डिग्री में 360। तो एक डिग्री में कितने रेडियन या एक रेडियन में कितने डिग्री अब वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे चेक करना है एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं तो ये 2 पाई इधर आके मैं क्या करूँगा डिवाइड। लिहाजा अभी मैंने इसके रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कराया था तो ये बन जाएगा 360 और इसको ऐसे करें एक और फॉर्म में लिख लें, ये कट जाएगा तो बन जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। सो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री बाई पाई। या इसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 57.3 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने पता लगा लिया एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं 180 बाई पाई डिग्री, आप ये भी कह सकते हैं 57.3 डिग्री। अभी हमने इसको प्रूव भी किया था। सो बच्चों चलते हैं 1 डिग्री में देखते हैं कितने रेडियन होते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री और बाई पाई। तो 1 डिग्री फाइंड करने के लिए पाई इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 180 इधर आके क्या होगा डिवाइड। सो बच्चों 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। या अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा दूँ और 180 पे डिवाइड करूँ तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन। अभी हमने इसको प्रूव भी किया था। सो बच्चों ये सारे के सारे हमने रिलेशन कर लिए हैं इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स के दरमियान। तो बच्चों यहाँ ज़रा गौर से देखें, एक दो MCQs कर लेते हैं पहले। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180 बाई पाई। तो हमसे अगर पूछा जाए
कि पाई बाई 4 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो हम लिखेंगे पाई बाई 4 और बच्चों ये साथ में लिखा हुआ समझो 1 रेडियन, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180 डिग्री बाई पाई। हम 1 रेडियन में 57.3 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पाई आ रहा है और हमने पाई को कैंसिल करना है, लिहाजा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई लिखेंगे ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए और 180 को 4 पे डिवाइड करें तो बच्चों आंसर क्या आएगा 45 डिग्री हो गया। तो जब भी हमने किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो भी रेडियन में एंगल दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 180 डिग्री बाई पाई। एक और कर लेते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए पाई बाई 3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करें किस में डिग्री में, तो कोशिश करें खुद करने की, कुछ खुद भी कर लें वरना मैंने करा तो देना ही है, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा पाई बाई 3 और 1 रेडियन की जगह हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई। सो बच्चों पाई से पाई मर गया, 180 को 3 पे डिवाइड करें, सो बच्चों आंसर क्या आएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब उलट चलते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि फलां डिग्री में कितने रेडियन होते हैं तो फिर क्या करते हैं बच्चों चेक करते हैं। सो जैसे कि लिखा हुआ है 90 डिग्री, हमसे कहते हैं इसको कन्वर्ट करो किस में रेडियन में। सो बच्चों जहाँ पे 1 डिग्री लिखा होगा वहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाई 180 रेडियन। सो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। सो 90 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पाई बाई 180 रेडियन। सो बच्चों 90 1 90 90 2 बार 180, तो आंसर क्या आ गया पाई बाई 2 रेडियन। तो जब भी हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो जो डिग्री वाली वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 रेडियन से। सो बच्चों अब हम यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। हमसे कहा गया कि अर्थ के ऊपर से ना एक लेज़र लाइट मारी जा रही है चांद के ऊपर। अर्थ से कहाँ लेज़र लाइट मार रहे हैं चांद के ऊपर। सो चांद के ऊपर बच्चों अर्थ से एक लेज़र लाइट मारी जा रही है कहाँ पे चांद के ऊपर, मून के ऊपर। जैसे हम टॉर्च लाइट देखते हैं मारते हैं तो आगे जाके वो फैल जाती है, लेज़र लाइट भी फैलती है लेकिन दूर तक जाके। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अर्थ के ऊपर एक लेज़र लाइट है जिसको हम चांद के ऊपर मारते हैं और आगे जाके फैल जाती है कितने डायमीटर पे 2.5 मीटर। और अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितने 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू आर थीटा। अब S क्या है आर्क की लेंथ और बच्चों R क्या है दायरे का रेडियस। ये R ये S और यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा। तो जब हम अर्थ से एक लेज़र लाइट चांद के ऊपर मारते हैं तो आगे जाके ये कितने एंगल से फैलेगी वो एंगल हमने फाइंड करना है। सो बच्चों थीटा हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब ज़रा गौर से देखें जितने डायामीटर से जाके ये लेज़र लाइट फैली है असल में वो आर्क लेंथ बन रही है। मीन यहाँ का जो डायामीटर है ना आगे जाके बन रहा, अगर सामने से देखें तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। इतने डायामीटर से मीन इतने लेंथ से वो आगे जाके फैल गई है। तो असल में ये जो डायामीटर यहाँ पे दिया है ना मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरह बना लूँ। कितने डायामीटर से बच्चों ये जाके आगे फैल रही है लेज़र लाइट। ये डायामीटर असल में ये आर्क की लेंथ शो कर रहा है S। तो डायामीटर मतलब कि S, आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। और बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना असल में इस दायरे का क्या बना रहा है रेडियस, क्योंकि चाहे तो आप इसको एक दायरा मुकम्मल कर सकते हैं और ये उसका क्या बन जाएगा रेडियस। तो अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस दिया हुआ है असल में यहाँ पे क्या शो कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस ये भी रेडियस और रेडियस क्या होते हैं सेम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है असल में वो यहाँ पे बनने वाली आर्क लेंथ से एसोसिएटेड रेडियस है। तो ये बच्चों हो गया आर्क लेंथ और ये क्या हो गया रेडियस R। हमने ये एंगल थीटा फाइंड करना तो फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। सो थीटा फाइंड करने के लिए S डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। S की वैल्यू बच्चों कितनी है 2.5 मीटर और R की वैल्यू कितनी है 3.8 इंटू 10 की पावर 8। सो बच्चों दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -9। और याद रखना जब भी हम ये फार्मूला लगाते हैं तो आंसर बच्चों किस में आता है रेडियन में। अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर थीटा वेरी स्मॉल हो, इफ
थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन इट बिकम्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों है कि एंगल स्मॉल होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आखिरी हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा। पहले बस ये देख लें कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। बच्चों डायरेक्शन इसकी किधर होती है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे बच्चों देखें ज़रा, इस रेड निशान को देखिए। अब ये रेड निशान क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन ये कि एक मिनट भाई, ये देखें, अब देखें ज़रा, ये रेड निशान क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, या इधर हो सकती है या इधर। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर भी हो सकता है, इधर। तो किधर होगी इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन? बच्चों उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में ऐसे पकड़ें कि जो राइट हैंड की उंगलियां हैं वो ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन या रोटेशन की तरफ हों, जैसे ये देखें ज़रा, इस तरह करके ये रेड निशान मूव कर रहा है। तो अगर राइट हैंड की उंगलियां इसकी मोशन की तरफ हों, रोटेशन की तरफ हों, तो अंगूठा फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। जैसे यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे बॉडी इस तरह करके सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइट हैंड की उंगलियां घुमाव की तरफ होंगी तो अंगूठा ऊपर की तरफ हमें क्या देगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सो बच्चों राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में ऐसे पकड़ें कि अगर उंगलियां रोटेशन की तरफ हों, जैसे ये हमारे पास जो पार्टिकल इधर रोटेट कर रहे हैं, अगर उंगलियां रोटेशन की तरफ होंगी तो अंगूठा आपकी तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। लिहाजा बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर तो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो बच्चों याद रखिएगा, इसको मैं रख दूं ज़रा, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बच्चों थीटा कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव। मीन अगर वो घड़ी की उल्टी सिमत में जा रहा है तो फिर एंगल कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, तो फिर बच्चों थीटा कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। मीन अगर इस तरह एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बच्चों फिर उसका जो थीटा है वो कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। अगर उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा फिर थीटा कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। ये एक कन्वेंशन है। तो बच्चों अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल वेरी वेरी स्मॉल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पे बिहेव करती है। तो बच्चों कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होती है? उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना काफ़ी नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो करंट के पास भी होता है, लेकिन वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लिहाजा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ तीसरी चीज़ का होना भी ज़रूरी है। वो क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना। उम्मीद है आपने चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा होगा। 9th में भी कुछ आपको याद होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मीन हेड टू टेल रूल जब आपने पढ़ा था, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। इसका मतलब क्या है कि जब आप वेक्टर a में वेक्टर b ऐड करते हो तो आपको मिलता है एक नया वेक्टर r। जब आप b में a को ऐड करोगे तब भी यही मिलेगा। मीन पहले मैंने क्या किया? a प्लस बी, मीन a का हेड b की टेल, मुझे एक नया वेक्टर मिला r। जब मैं b का हेड a की टेल मिलाऊंगा तब भी मुझे यही मिलेगा। कैसे भाई? देखें, ये हो गया b का हेड और ये होगी a की टेल, तो ये हो गया रिजल्टेंट। देखें दोनों सेम है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है जो कि कम्यूटेटिव होता है। मीन a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के। तो मैं क्या करूँगा? दो एंगल लूँगा, एक θ1 और एक θ2, दोनों को ऐड करूँगा। अगर θ1 और θ2 का एडिशन सेम हुआ θ2 और θ1 का एडिशन, मीन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुई तो हम कहेंगे ये एक वेक्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है। कौन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे a प्लस बी वही रिजल्टेंट दे रहा है r जो b प्लस a दे रहा है। लिहाजा a और b क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह करके मैं दो एंगल लूँगा, θ1 और θ2,
दोनों को सम करूंगा सीधा फिर उल्टा, अगर दोनों तरफ रिजल्टेंट सेम हुआ तो हम कहेंगे θ1 और θ2, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है। अब ज़रा इस बुक को देखिएगा, ये लाइन बच्चों समझो x एक्सिस है और ये लाइन y एक्सिस है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको घुमाता हूँ तो मैं कहूँगा अलोंग x एक्सिस रोटेशन, और यहाँ से पकड़ के घुमाता हूँ तो मैं कहूँगा अलोंग y एक्सिस रोटेशन। तो पहले मैं बड़े बड़े एंगल ले लेता हूँ, मीन मैं चेक करता हूँ, अगर मैं θ1 ले लूँ 90 डिग्री और θ2 भी ले लूँ 90 डिग्री, तो क्या θ1 प्लस θ2 सेम है θ2 प्लस θ1? चेक करते हैं। तो बच्चों θ1 का मतलब मैं किधर घुमाऊंगा अलोंग x एक्सिस, और θ2 का मतलब मैं किधर घुमाऊंगा अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों पहले चेक कर लेते हैं θ1 प्लस θ2, मीन पहले मैं इसको घुमाऊंगा अलोंग x एक्सिस 90 डिग्री। देखो ज़रा, जब ये बुक घूम के वापस वहीं पे आ जाएगी तो मैं कहूँगा 360 का एंगल है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी तो मैं कहूँगा 180 का, और जब ये बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे मैं घुमाऊंगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसको x एक्सिस की तरफ घुमाता हूँ, ए 90 डिग्री, फिर घुमाता हूँ अलोंग y एक्सिस ए 90 डिग्री। तो ये मेरे पास इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, ये मेरे पास रिजल्ट आया किसका, θ1 प्लस θ2, ये रिजल्ट आया। अगर θ2 प्लस θ1 करने से भी यही रिजल्ट आया तो मैं कहूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब चेक करते हैं शुरू से, इसको देख लें अच्छी तरह, ये हिस्सा आपकी तरफ आ रहा है θ1 प्लस θ2 करने से। अब उलट काम करते हैं, पहले मैंने x एक्सिस की तरफ पहले घुमाया, फिर y एक्सिस की तरफ घुमाया। अब पहले मैं घुमाता हूँ y एक्सिस की तरफ, मीन ले रहा हूँ पहले θ2, ये हो गया y एक्सिस की तरफ 90 डिग्री, और फिर घुमाऊंगा मीन θ1 x एक्सिस की तरफ 90 डिग्री। तो ये फेस आ गया, इसका मतलब पहले ये फेस था अब ये फेस आया, लिहाजा θ1 प्लस θ2 नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। तो बड़े बड़े एंगल पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पे बिहेव नहीं करा। अब मैं छोटा छोटा एंगल लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, तकरीबन 10-10 डिग्री का ले लेते हैं। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, θ1 भी 10 डिग्री का ले लेता हूँ, किधर अलोंग x एक्सिस, और θ2 भी कितना लूँगा तकरीबन 10 डिग्री का, किधर y एक्सिस। चेक करते हैं कि अब ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो देखो ज़रा, अगर यहाँ से घुमाऊँ तो समझो x एक्सिस के अलोंग घुमा रहा हूँ, यहाँ से घुमाऊँ तो समझो y एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो अगर मैं थोड़ा सा घुमाऊँगा तकरीबन ये 10 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 90 डिग्री, तो थोड़ा सा घुमाऊँगा तो 10 डिग्री। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये बच्चों देखे ज़रा, अलोंग x एक्सिस 10 डिग्री घुमाया, अब अलोंग y एक्सिस 10 डिग्री घुमाया। तो ये बुक की हालत है, इसको देख लें ज़रा। ये आगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड θ1 प्लस θ2, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले मैंने किधर घुमाया था x एक्सिस, फिर किधर घुमाया y एक्सिस। तो ये बुक की हालत है। अब उलट काम करते हैं, पहले 10 डिग्री घुमाते हैं इसको y एक्सिस, फिर 10 डिग्री घुमाएंगे अलोंग x एक्सिस। तो देखो बिल्कुल तकरीबन वही सेम हालत बन गई है। सो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल बन गई है, राइट हैंड साइड की। तो लिहाजा अगर एंगल वेरी समान होगा, 10-15 डिग्री तक होगा, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है लास्ट पे, हम इसकी वेक्टर फॉर्म को देख लेते हैं, मीन S इज इक्वल टू आर थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, आगे चल के फिर एंगुलर वेलोसिटी की भी लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी लिखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है। तो बच्चों लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा है, पॉइंट B और A एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं, ताकि एंगल वेरी स्मॉल बने और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिहेव करे एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों पॉइंट A और पॉइंट B एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इनके दरमियान जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किससे हम शो करेंगे, आर्क लेंथ मीन S से। यह है लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ओरिजिन से या सेंटर से किसी भी पार्टिकल की लोकेशन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर, और इसको हम किससे शो करते हैं, R से। और इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो असल में इस दायरे का रेडियस है। मीन ये R भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, S भी वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R। S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R।
एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। बच्चों आपने पिछले चैप्टर में शायद पढ़ा हो, उम्मीद है पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जो आपको एक नया वेक्टर देता है सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आपको याद होगा कि हम सी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे राइट हैंड रूल से। हम ए को किधर घुमाते थे, बी की तरफ। यहाँ पे हम थीटा को किधर घुमाएंगे, आर की तरफ। तो अंगूठा थंब हमें नए वेक्टर सी की क्या देता था, डायरेक्शन। तो यहाँ पे थंब हमें एस की क्या देगा, डायरेक्शन। तो अगर मैं थीटा को आर की तरफ घुमाऊँ और जो थंब है वो एस की डायरेक्शन बता दे, तो फिर समझ ये फार्मूला सही है। और बच्चों हम जानते हैं अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो किधर होता है, ऊपर की तरफ। यहाँ मैंने समझाया था। सो बच्चों ये हो गया वेक्टर आर, ये हो गया वेक्टर एस, और ये क्या हो गया हमारे पास, वेक्टर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं थीटा को आर की तरफ घुमाऊं कि राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ की तरफ हों, तो अंगूठा मुझे किसकी डायरेक्शन बताना चाहिए, एस की। चेक करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ लें ये फार्मूला ठीक है। बच्चों ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे समझ लें, ऊपर की तरफ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऊपर की तरफ बच्चों क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आगे की तरफ क्या है, रेडियस आर। ये देखिए ये है आर, और इस डायरेक्शन में क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, इधर मीन वाइट बोर्ड की तरफ यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ऊपर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आगे क्या है, रेडियस। ऊपर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे क्या है, रेडियस, और इधर क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस। तो अगर मैं थीटा को आर की तरफ घुमाऊं कि उंगलियां रोटेशन की तरफ हों, तो अंगूठा मुझे किसकी डायरेक्शन देनी चाहिए, एस की। चेक कर दें, ऊपर बच्चों क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे क्या है, रेडियस। तो अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस की तरफ घुमाऊं, मीन थीटा को आर की तरफ घुमाऊं, तो अंगूठा इधर इशारा कर रहा, और इधर क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, लिहाजा ये फार्मूला ठीक है। तो हम कभी भी एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर को एस इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रू फॉर्म है, एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। तो बच्चों ये हिस्सा था हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।